अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2020 जिसका था इंतजार वो आ पहुंचा और कल जो है इलेक्शन है। लेकिन इलेक्शन से पहले अमेरिका की तारीख में 92 मिलियन वोट ऑलरेडी डल चुके हैं और हमारे साथ अभी जो इस वक्त हैं वो सुखपाल सिंह साहब हैं और तारिक खान साहब हैं। वर्जीनिया से सुखपाल सिंह साहब हैं और तारिक साहब जो हैं ह्यूस्टन से हैं, टेक्सास से। और दोनों जो हैं इलेक्शन पे गहरी नज़र रखते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सुखपाल जी से। व्हाइट हाउस जाते हैं और अभी पिछले दिनों हमने देखा इनको ट्रंप की रैलियों में भी शामिल होते हुए और जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हुए। सुखपाल जी, आपको डर नहीं लग रहा था? जर्नलिज्म तो धंधा ही ऐसा है, इस पेशे में डर गए तो फिर कोई और पेशा चूज कर लें। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुखपाल जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत कम जर्नलिस्ट जो है ना वो जो इस किस्म के जलसे हो रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं। वो नहीं जा रहे, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, बहुत कम लोग गए हैं। आप उनमें से एक हैं जो गए हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने उधर जो जाके ट्रम्प के जलसों में जाके क्या देखा, कि उनको लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है? जी सुखपाल जी, मेरा ख्याल है कि वो उनका कनेक्शन जो है वो खत्म। जी तारिक भाई, मेरा ख्याल है सुखपाल जी जो है, ये बताएं, ह्यूस्टन तो देसियों का गढ़ है और देसी जो है ज्यादातर डेमोक्रेट में है, रिपब्लिकन में भी है कहीं ना कहीं। आपने इतने दिनों में क्या वो किया कि कौन कहाँ भारी है? अभी भी कई लोग जो है ना डिसीजन नहीं बता सकते कि जी बाइडेन जीतेगा या ट्रम्प जीतेगा। वो कहते हैं जी 50-50। या आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन है। और अगर आप अर्ली वोटिंग की बात करें तो आपने अभी खुद ही कहा कि 92 मिलियन वोट कास्ट हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा टर्न आउट है। इतना बड़ा अर्ली वोटिंग में इतने नंबर कभी अमेरिका को नसीब नहीं हुआ। और आई थिंक वेदर वी कैन थैंक्स टू द पेंडेमिक या थैंक्स टू दिस डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी, जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि वो अर्ली वोटिंग में आके वोट डालें। 92 मिलियन वोट पड़ना बहुत बड़ी बात है। और उसमें मेरे ख्याल से जो अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा जब हिलरी क्लिंटन साहिबा का इलेक्शन हो रहा था, एक दिन पहले सेम टाइम इसी वक्त जो पोजीशन थी, हिलरी क्लिंटन जो थी ना वो 4 पॉइंट आगे थी। और इसमें क्या कहते हैं, जो बाइडेन जो है वो 10 पॉइंट आगे हो गए ना। तो वो जो नंबर्स कह रहे हैं, जो मीडिया कह रहा है, तो उसके हिसाब से तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो लीड ले रही है, जो बाइडेन लीड ले रहे हैं अच्छी खासी। हमारे जो स्टेट ऑफ टेक्सास है उसमें तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर है मुसलमान, और तकरीबन आई वुड से कि 65% तो वोट डाल चुका है ऑलरेडी। तो अब उसमें मुसलमान ट्रेडिशनली बहुत अरसे रिपब्लिकन पार्टी के साथ रहे, फिर वो थोड़े रिपब्लिकन से मायूस हुए, फिर वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ आ गए। अब उसमें भी डिवीज़न है कि सारे मुसलमान या सारे पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक की तरफ नहीं है, सारे मुसलमान सारे पाकिस्तानी जो है रिपब्लिकन की तरफ नहीं है। मेरी अपनी एनालिसिस है कि आई थिंक इट्स 75-25। बहुत सारे लोग बोलते हैं 80-20। तो हमें बहैसियत मुसलमान एक अलग सी हमारी पहचान है, बहैसियत पाकिस्तानी अलग सी पहचान है। तो हमें इस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता कि, लेकिन ये कि जो नंबर्स हैं या अर्ली पोलिंग है, तो ये सब के सब इसी चीज़ की गमबाजी करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो है वो जो बाइडन क्या कहते हैं उसमें हैं, लीड में हैं। बहुत सारी जो टॉस अप स्टेट होती हैं उसमें भी आपका फ्लोरिडा है, मतलब टेक्सास है, पेंसिल्वेनिया है, और बहुत सारी जो बड़ी स्टेट हैं जिनके इलेक्ट्रो वोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे टेक्सास की 38 है, आई थिंक फ्लोरिडा शायद 29 है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। लॉस एंजलिस
नहीं, कैलिफोर्निया 55, कैलिफोर्निया, सॉरी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया यूज्ड टू बी 60 वाह, 60 इलेक्ट्रो वोट होते थे, अब उसके 55 हो गए। हमने स्टेट ऑफ टेक्सास ने तकरीबन लिटिल ओवर 1 मिलियन वोटर जो है बढ़ाए हैं 2016 के मुकाबले में। हमारे यहाँ हमने गेन किए 1 मिलियन से ज्यादा वोट। तो बहरहाल कल तो पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प एंड रिपब्लिकन पार्टी एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज बिग टर्न आउट टुमारो, और अगर ऐसा हो गया तो बाजी पूरी पलट सकती है जो आपकी जो लीड है। लेकिन ट्रेडिशनली एक दिन पहले हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन साहबा को 4 पॉइंट की लीड थी, तो वो लीड इतनी ज्यादा थी नहीं। लेकिन आज की जो लीड है वो 10 पॉइंट की लीड है, डबल डिजिट लीड है। लेकिन ये कि द बिगेस्ट कंसर्न इज अगर कल रिपब्लिकन टर्न आउट हैवी हो जाता है तो इट कैन मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि अभी भी सेनेट का बड़ा इशू है कि सेनेट की सीटें कौन ज्यादा लेके जाएगा। जी तो बहरहाल आपके जो चलें देखते हैं। सुखपाल साहब से सुनते हैं सर। ये बिल्कुल तो सुखपाल जी, भाई आपसे कनेक्शन मुनक़ता हो गया था, और जी मेरा ख्याल है कि अमेरिका के अंदर जो है वो अब कनेक्शन मुनक़ता होने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि हर कोई इंटरनेट पे है, हर हाँ कोई खबर जानना चाहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वहीं से शुरू करें, बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या था, मुख्तलिफ आप जलसों में गए। जी देखें, जो बैटल ग्राउंड्स है, बेसिकली मुद्दा तो यही बना हुआ है कि बैटल ग्राउंड्स में अब कौन कितना असर डाल सकता है। और ज्यादा तो मैं स्टेटों में नहीं जा पाया, बट इन लास्ट 2 डेज में ओहायो एंड पेंसिल्वेनिया 2 स्टेटों में मैं गया हूं। अगर ओहायो की बात करें तो, या दोनों की बात कर लें, जितना मैंने देखा है, जितना मैं लोगों को मिला हूं, क्योंकि हम अंदाजा एक ही चीज से लगा सकते हैं, अगर हम इन रैलीज में जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों में एक्साइटमेंट कितनी है। क्या लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं या किस तरह से आ रहे हैं। Which I noticed and I met some people, interviewed some of them. उनमें से जो मैंने देखा है वो ज्यादातर लोग जो हैं 5-5 माइल पैदल चल के आ रहे हैं। हालांकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम था, यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप की रैलीज थी, तो लोग फिर भी पैदल चल के आ रहे हैं कि बस आने में कहीं देर ना हो जाए, हम लेट ना हो जाएं, और लोग भागे आ रहे हैं। उस एक्साइटमेंट से मैं हिसाब लगाता हूं कि जो लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं और वो वोट भी डालेंगे और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे होंगे। और जैसे मैंने थोड़ा सा सुना है कि टेक्सास इज ए बिग होप फॉर बोथ द पार्टीज एट दिस मोमेंट, क्योंकि जितने वहाँ के इलेक्टोरल वोट हैं उनके हिसाब से अगर टेक्सास में थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ होती है तो सारी सिचुएशन बदल सकती है। जिन स्टेटों की हम बात कर रहे हैं, नो डाउट ओहायो इज नॉट ए स्मॉल स्टेट, बट स्टिल जिन स्टेट्स पे ये फोकस कर रहे हैं, जैसे आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 रैलीज की हैं, और उन 5 रैलीज में जितना हमलावर रुख प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, उस हिसाब से लगता है कि वो हर हालत में ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं कि जितना लोगों में एक्साइटमेंट है, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स में मैं गया हूं, उनमें यही चीज नजर आती है। हाँ, अगर दूसरी तरफ देखें कि डेमोक्रेटिक पार्टी में वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आती, क्योंकि लोग कारों में हैं, लोग वर्चुअल जो है वो जो बाइडन वो वर्चुअल एड्रेस कर रहे हैं, और उनकी जो एक्साइटमेंट है वो आती है कि वो फंड कितना रेज कर रहे हैं। ही इज अबाउट टू रीच $700 मिलियन। तो इस लिहाज से अगर लोग पैसे भी दे रहे हैं तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं से वो लोगों से ही पैसा आ रहा है, और वो जो उनका
फंड रेज करना इतनी बड़ी तादाद में, एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो उनके फेवर में जा रहा है। जी अच्छा, हमारे साथ तारिक भट्ट साहब हैं, शिकागो से हैं और बड़ा गहरा ताल्लुक है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। आप का भी शुक्रिया तारिक साहब, बहुत बहुत कि आप हमारे से इलेक्शन 2020 के मेरा ख्याल है आखिरी 2 प्रोग्राम होंगे आज और कल, लेकिन हमारे तकरीबन 22 शो हैं। ये आज का शो जो है 22nd है, सो हमने कंटिन्यू रखा है और देसी टीवी जो है वो इसको बाकायदगी से जो है नशर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारिक साहब ये बताएं कि आप कोई चटपटी खबर लेकर आए, कोई कहीं कोई लड़ाई शराई हुई हो, कहीं आपको पता है ना पाकिस्तानी इलेक्शन में हम लोग कहते थे यार कहीं जरा कोई, हर वक्त लगा रहता था कि फायरिंग कहाँ पर हुई। तो अभी जो है ये पहली दफा अमेरिकन इलेक्शन में हमने देसियों को देखा कि वो अपना असला जो है वो साफ करते हुए नजर आए। जी, पहले तो आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सुखपाल सिंह साहब आपने अच्छे मेहमान बुलाए हुए, तारिक खान साहब इनका भी शुक्रिया, और आपका ये प्रोग्राम कोई पता नहीं कितने दिन चले, क्योंकि इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं उनका कोई पता नहीं वो कब आएंगे, तो आप क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल से दो चार है ये इलेक्शन कि 100 मिलियन वोट पड़ चुका है और 60 मिलियन वोट कल पड़ने की तवक्को है। आमतौर पे अमेरिका में जो इस वक्त 250 मिलियन वोटर्स हैं, जिसमें से 53% टू 54% टू 55% लोग वोट का इस्तेमाल करते हैं जो पॉपुलर वोट है, राइट। जो सबसे ज्यादा वोट पड़े वो 2016 में पड़े, जो कि तकरीबन 57.3 थे। 157 मिलियन वोट पड़ा उस इलेक्शन में, जिसमें कि ट्रम्प को कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के 304 वोट हासिल किए, और उनकी जो इलेक्शन में हरीफ थी और जिन्होंने लड़ा हिलरी क्लिंटन, उनके 227 वोट थे। जो सुखपाल सिंह साहब अभी इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोट, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मिक्स है। अमेरिका का इलेक्शन एक आर्ट एंड साइंस है कि उसको किस तरह जोड़ा जाए, पॉपुलर वोट को किस तरह जीता जाए और कहाँ कहाँ जीता जाए, जहां से कि आपके नंबर इस तरह मिले कि असल तो उसको इलेक्टोरल कॉलेज का वोट जो है वो जितवाता है इंसान को। पॉपुलर वोट अभी हमारे पिछले सामने ही सामने एल गोर ने 2000 में पॉपुलर वोट जीते, लेकिन उनको इलेक्टोरल कॉलेज में या तो हरा दिया गया कह दीजिए, या हरवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इसी तरह आपने देखा हिलरी क्लिंटन के पॉपुलर वोट ज्यादा थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की मैपिंग इस तरह की गई कि ट्रम्प के वोट ज्यादा हो गए। और अगर आप पॉपुलर वोट से जाएं, दुनिया के किसी और मुल्क को ये हैसियत का हामिल नहीं है, ये हैसियत हासिल नहीं है कि वहाँ पॉपुलर वोट का जो है प्रेसिडेंट या वजीर आजम, जैसे हमारे मुल्कों में, वो हार दें। तो ये पहला मुल्क है दुनिया का जहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया 1787। अच्छा। और उसका मकसद ये था कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, या माइनॉरिटीज उस वक्त किसी को लगता था कि स्मॉलर स्टेट्स जो हैं उनको किस तरह इसमें हर वक्त मुतहर्रिक समझा जाए। वरना क्यों आके ट्रम्प आज मिशिगन और अभी वो कनोशा विस्कॉन्सिन में आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं वहां के 10 वोट हासिल करने, या मिशिगन के 16 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हासिल करने वो क्यों आए हुए हैं? इसलिए कि अगर वो उन स्टेट्स को कैरी नहीं करते तो फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया के वो 20 वोट क्यों हासिल करने चाह रहे हैं। तो ये सारी ओहायो के 16 वोट हैं, 32 वोट टेक्सास के हैं, 55 वोट कैलिफोर्निया के हैं। तो ये छोटी स्टेट्स जो हैं इनको इसमें इनको इन द प्ले रखने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया था कि भाई हर एक की आवाज को सुना जाए, पहचाना जाए और उस पे अमल किया जाए। वरना तो लोग बड़ी बड़ी स्टेट्स जाके वोट ले लेते और छोटी स्टेट्स में तो कोई पूछता ही नहीं। आप हमारे मुल्क की बात तो नहीं कर रहे? जी, वो हमारा मुल्क, इनकी अगर आप सोचें तो हमारे यहाँ तो आप समझे ना कि अब पाकिस्तान में तो 4 ही सूबे हैं, हिंदुस्तान जरा मुख्तलिफ होगा, सुखपाल साहब और दूसरे लोग बता। अब हमारे यहाँ तो पंजाब में मेजोरिटी है, अगर आप एक सूबे में ज्यादा वोट हासिल कर लें तो 65% आबादी तो आपकी एक ही सूबे में हो जाती है। या जब अगर ईस्ट पाकिस्तान भी था तो 55% ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी। तो जो ट्राइबल मेंटालिटी है वो कभी कभी कैरी ओवर कर सकती है, राइट। तो इस तरह ये जो इलेक्शन की जो ये गठजोड़ है, ये एक बड़ी एक दिलचस्प है और इंटरेस्टिंग है अमेरिका में। तारिक साहब आपसे मैं कुछ अभी एक और सवाल करना है मैंने, जो कि मुझे पाकिस्तान के अंदर हमारा शो देखा जाता है और उन्होंने एक फरमाइश की है, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे करूं। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तारिक साहब।
मैं सर तारिक साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि 1787 से इलेक्ट्रो कॉलेज शुरू हुआ। तो मैं ये चाहूंगा तारिक भट्ट साहब, डॉक्टर साहब जरा थोड़ा इलेक्ट्रो कॉलेज के ऊपर थोड़ी और आपको थोड़ी रोशनी डालें कि इलेक्ट्रो कॉलेज है कैसे, किस तरह बनता है। ये आपने कहीं मेरा वो तो नहीं पढ़ लिया? नहीं मुझे नहीं, मैं तारिक साहब से ये क्वेश्चन मैंने अपने अंदाज में पूछना है, क्योंकि मुझसे पाकिस्तानियों ने पूछा है ये इलेक्ट्रो कॉलेज और ये जो वोट, अब पॉपुलर वोट, हमें इसका फर्क समझ में नहीं आया। तारिक साहब, मैं ये सवाल करने से पहले थोड़ा सा सुखपाल जी के पास जाऊंगा कि सुखपाल, आप जो कवरेज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अमेरिका के अंदर जो है, सॉरी इंडिया के अंदर अमेरिका के इलेक्शन की क्या वो है, बहुत पॉपुलर है, लोग चाहते हैं देखना, या बस ठीक है जो होगा देखा जाएगा? क्या, क्योंकि आपका चैनल किस तरीके से आपको बिजी रखता है, और वहां पे और कितने चैनल्स हैं जो कि अमेरिका की खबरें जो है वो इलेक्शन को बहुत, और ये वाहिद दुनिया का इलेक्शन होता है जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं, लेकिन ये वाहिद मेरा ख्याल है इलेक्शन है कि इस दफा जो है कोविड-19 की वजह से मुश्किल से 5% इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है यहाँ पर आए। क्या कहेंगे सुखपाल जी? देखिए, अगर इंडिया के हवाले से बात करें तो वो आसिम भाई, इंडिया कह लें या साउथ एशिया कह लें, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और दूसरे जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, उनका तो काफ़ी ख्याल है इधर, क्योंकि बहुत जो वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमिक और वो सिचुएशन इन्हीं पे डिपेंड करती है। और उस लिहाज से इंडिया के लोग जो हैं, ख़ास करके जो पिछले दिनों में जिस तरह से जो राजनीति ट्रंप साहब के आने के बाद चेंज हुई है, उसमें जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे जिस दिन व्हाइट हाउस में, मैं वहाँ था, तो वो भी देखा है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते रहे हैं 2014 से लेके ऑनवर्ड्स, उनको कवर भी किया है, और उनका जो रिलेशनशिप धीरे धीरे चेंज हुआ है वो भी देखे हैं। और ख़ास करके हमारे उन भाई बहनों की, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, उनकी निगाह इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि ख़ास करके पाकिस्तान का अवाम जो है वो देखना चाहता है कि इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशन किस तरह हैं, और इंडिया देखता है कि पाकिस्तान के साथ अब किस तरह के रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इंडिया का अवाम है वो इस पे ख़ास तौर पे रुचि ले रहा है। और अगर हम इंडियन अमेरिकन्स की बात करें तो वो आपने भी देखा है कि इंडियन अमेरिकन जो है वो दोनों ही तरफ काफ़ी जोर लगा रहे हैं। इंडियन वॉइसेस फॉर ट्रंप, इंडियन वॉइसेस फॉर बाइडन, सिक्स फॉर ट्रंप, और मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप, और सेम वे दोनों तरफ से चल रहा है, एड्स चल रही हैं। तो इंटरेस्टिंग तो है ही, बाकी जो मुद्दे हैं वो काफ़ी सारे हैं जो जुड़े हुए हैं। वो हम जानते हैं कि उसमें से कौन कौन से इशू हैं जिसके लिए हमारा साउथ एशिया का या एशिया का अवाम है वो निगाह लगा के बैठा है। खास करके चाइना के हवाले से बात करें तो जो चाइना के ऊपर जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार अटैक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस हमारे अवाम को जोड़ती हैं कि अब चाइना के ऊपर ये क्या एक्शन लेंगे। आज भी देखें, आज भी उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जिस तरह की है वो माफ़ करने लायक नहीं है, हम देखेंगे क्या करना है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे हमारे लोगों की जुड़ी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आऊँगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेशली मेरा ख्याल है कि इंडिया, पाकिस्तान के, साउथ एशिया में लोगों को हर दफ़ा 4 साल के बाद वो भूल जाते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट क्या है, पॉपुलर वोट क्या है। ये अमेरिका के अंदर वोटिंग किस तरीके से होती है और प्रेसिडेंट किस तरीके से चुना जाता है। तारिक भट्ट साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताएँ। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। और तारिक खान साहब, आपने भी सवाल किया, और सुखपाल साहब ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात और चाइना के, मेरा ख़्याल है उन रियासतों को अपने
मामलात खुद निभाने चाहिए इससे पहले कि दूसरी रियासतों को उनमें दखल देना पड़े, और हम सबको मिलजुल के अच्छी ताल्लुकात जोड़ने चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्टोरल कॉलेज जो है बड़ा दिलचस्प है। ये जो है मतलब आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 1 के तहत ये बनाया गया है, और ये सोल पर्पस इसका सिर्फ यही है कि आपने प्रेसिडेंट चुनना है 4 साल में, और इसके ये हर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो इनको इलेक्ट करता है, या कन्वेंशन में रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स जो हैं इनको इलेक्ट करते हैं। और उसका तरीका सिर्फ ये होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि कोई फेडरल इलेक्टेड ऑफिशियल इसमें नहीं हिस्सा ले सकता, या अपॉइंटेड ऑफिशियल जो फेडरल लेवल का हो, और जो हर स्टेट का लेजिस्लेचर है वो इनको फिर मुंतखब करता है, दे इलेक्ट देम। और उसके बाद जितनी कांग्रेशनल सीट्स हैं आपकी उस पूरे अमेरिका में, और उस सूबे की जितनी भी या स्टेट्स की, तो 435 कांग्रेशनल सीट्स हैं ऑल थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, वो मिला लें और 100 सेनेटर्स मिला लें तो 535 इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो गए। और 1961 में 23rd अमेंडमेंट के तहत वॉशिंगटन डीसी को 3 इलेक्टोरल वोट मिले। तो इस तरह 538 वोट्स होते हैं। जो आप मैजिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, 500 जो 38 वोट्स हैं उनमें से जो 270 जीतता है वो जीत जाता है, क्योंकि वो 540 के करीब हो जाता है अगर उसको डबल करते हैं आप। अगर ये भी हो सकता है कि दोनों के 269 वोट्स हो जाएं, उस पर भी मैं आता हूं अभी आपकी तरफ। तो इलेक्टोरल कॉलेज का सोल पर्पस यही होता है कि जब इनको आपने इलेक्ट कर लिया तो सारी जो 48 स्टेट्स हैं उनके जितने भी कांग्रेशनल और सेनेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो दो दो सेनेटर्स तो दो ही होते हैं, कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फर्क हो सकता है। जैसे कि कैलिफोर्निया की 55 सीट्स हैं, क्योंकि 2 सेनेटर हैं, 53 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। और वहां से अब जैसे आप आ गए विस्कॉन्सन में, तो वहां 10 सीटें हैं भाई, 2 सेनेटर हो गए, 8 कांग्रेशनल हो गए। तो इस तरह से ये सारा हिसाब बनता है। और जो 48 स्टेट्स हैं उनमें जो है इसमें अनफेथफुल इलेक्टोर्स नहीं हो सकते। इलेक्टोर्स जो है उनको वही करना पड़ता है कि वोट उसी को देना पड़ता है जो मेजॉरिटी जीतता है उसमें। तो 48 स्टेट्स तो जो है वो कहती है भाई विनर टेक्स इट ऑल, कि जैसे अब 55 कैलिफोर्निया के वोट हैं, जिसके पॉपुलर वोट हो गए ज्यादा उसको वो 55 वोट्स मिल गए। अब अगर न्यूयॉर्क है उसके 29 वोट्स हैं न्यूयॉर्क स्टेट के, तो पूरे के पूरे विनर को मिल गए, जो उसमें ज्यादा वोट, चाहे वो 10 वोट ज्यादा हो। जैसा कि आपने फ्लोरिडा में देखा था, कोई 538 टू 547 वोट्स का फर्क था, जिन्हें काउंट, और जो बाकी अभी काउंट नहीं करने दिए गए थे। लेकिन उसके अलावा फर्क बहुत, आप 4 वोटों से भी जीतेंगे तो आप जीत गए वहां मेजॉरिटी। जबकि 2 स्टेट जो है मेन और नेब्रास्का, उनका फॉर्मूला अलग है। मेन के 4 हैं, 2 कांग्रेस की सीटें हैं, 2 सेनेट की सीटें, तो 4 उनके वोट हैं इलेक्टोरल। और नेब्रास्का के 5 हैं, 2 सेनेट सीटें हैं, 3 कांग्रेस। उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है कि भाई जो विनर है उसको 2 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी जो कांग्रेशनल वो सीटें जो है, जो जीतेगा, यानी डेमोक्रेट अगर 2 जीते तो वो उसको मिलेंगी, 2 वोट मिल गए, और एक अगर रिपब्लिकन जीता तो उसको मिल गई। इस तरह उन्होंने अपने इलेक्टोरल वोट्स को जो है उसका चुनाव का तरीका बनाया हुआ है, तकसीम करने का तरीका, यानी इस तरह वो असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो ये इस तरह, इसी तरह जब सुखपाल साहब बात कर रहे थे या तारिक खान साहब बात कर रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये दुनिया में कहीं और है ही नहीं, और इसका ये डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद ये इसका सिर्फ सोल पर्पस यही होता है। नवंबर में आपका इलेक्शन होता है। आपने देखा था कि एल गोर के दौर में जब वोटों का मसला हल, इसलिए मैंने कहा शायद आपको ये प्रोग्राम कई बार करने पड़े, क्योंकि अभी से बहुत सारी मुतजाद खबरें आ रही हैं सामने कि क्या किस किस्म का इलेक्शन होगा ये। तो उसमें जो है आपको याद होगा जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको बाय दिसंबर मिलना होता है, और उसके बाद दिसंबर में वो मिलते हैं, फिर वो सारे वोट काउंट करते हैं। जब वो सारे वोट काउंट कर लेते हैं तो उसके बाद उन वोटों को वो लेके जाते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में सेनेट और कांग्रेस के पास, और सेनेट और कांग्रेस में जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक ज्वाइंट सेशन के सामने उन वोटों की गिनती करता है।
फिर आप समझें कि आपका इलेक्टोरल जो प्रोसेस है पूरा वो कंप्लीट होता है जनवरी 6 को आमतौर, और फिर 20 जनवरी को जो है अमेरिका का जो विनर होता है वो मुंतखब हो जाता है और वो ओथ ले लेता है अपना। तो इस तरह ये पूरा सिलसिला है, इसीलिए जो है इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था 1800 कुछ 70 या 76 के वक्त में टिल्डन और हेज का, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज वोट से हेज जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज थी कि यानी इस तरह का भी वाकया हो सकता है। और अगर ऐसा टाई हो जाए तो क्या करेंगे आप? फिर ये कांग्रेस और सेनेटर जो है डिसाइड करती है कांग्रेस कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिस्टम है। अगर आप देखेंगे, अगर 269 हो जाते हैं तो फिर देखिए कितना दिलचस्प हो जाएगा ये सारा मामला। अच्छा, तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि टाई हो गया? टिल्डन और हेज के दौर में यही था कि पता नहीं चल रहा था कि किसके वोट हैं, और अच्छा। हेज ने कंसीड कर दिया हुआ था टिल्डन को, जो कि न्यूयॉर्क से थे, और हेज रिपब्लिकन थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा, इतने दिन वोट, उस जमाने में तो इतनी तेजी नहीं थी, ना टेक्नोलॉजी थी कि इतनी तेजी से आप वोटों को काउंट कर सकते, तो लिहाजा उसमें यही किया गया कि भाई वो जो चीज है उसको खत्म कर दिया गया, और तमाम जो चीजें थी उनको आपने देखा कि आप बिल्कुल। एक वोट का फर्क बस उसमें आया, वरना अभी हमने रीसेंट हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं देखी। चल, थैंक यू सो मच तारिक साहब। आपने बहुत सारे लोगों का जो ये सवाल था, जो भी लोग देखेंगे, और यकीनन इस वक्त सुबह के पाकिस्तान में 7 बज रहे होंगे, तो जैसे ही वो उठेंगे तो वो बहुत सारे लोग जो है, स्पेशली चैनल्स में भी जो है ना, वो भी 4 साल बाद जो है ना, बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं। वो फिर हमसे पूछ रहे होते हैं कि जनाब ये हो गया तो कैसे करेंगे आप, इस तरह हो गया तो किस तरह करेंगे। तारिक साहब, जी मैं तारिक भट्ट साहब से ही, सॉरी तारिक खान साहब के पास जा रहा हूँ। आज मैंने 2 तारीख मेरे प्रोग्राम में, कल मेरे प्रोग्राम में 2 प्रेसिडेंट थे, तो आज मेरे पास 2। अच्छा जी, तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप कह दें। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि तारिक भट्ट साहब ने, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इलेक्ट्रो कॉलेज को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो आसिफ भाई जरा इसको आप दोबारा एम्फेसाइज करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया जो वहाँ बैठा हुआ है वो इलेक्ट्रो कॉलेज के बारे में बड़ा कंफ्यूज होता है। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि जो कांग्रेस्टल हल्के हैं और 2 सेनेट हैं, जैसे हमारा टेक्सास का इलेक्ट्रो कॉलेज 38 है, 38 मिलते हैं, तो 36 हमारे कांग्रेस के लोग हैं और 2 सेनेट के हैं। जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया उसका मेन का जिक्र किया, इन्होंने अपना नब्रास्का का जिक्र किया, वहाँ के 5 इलेक्ट्रो कॉलेज हैं, कहीं के 4 इलेक्ट्रो कॉलेज हैं। तो जरा इसको एक दफा और आसिफ भाई आप भी एक्सप्लेन करेंगे, मैं प्रोग्राम इलेक्ट्रो कॉलेज सिंपल है क्या? मैं प्रोग्राम के आखिर में ये एक स्लाइड आपको चला के दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें जो है, सारे नंबर्स वगैरह जो है वो भी बताऊंगा, ताकि मैं भी जो है ना, इससे हर साल जो है ना, इसको मैं भी दोबारा से देख रहा होता हूँ। इसीलिए मैंने ये फरीजा तारिक साहब को बख्शा के तारिक साहब मेरे खुद ऊपर से गुजर जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं, इसको समझना भी एक फन है। मैंने कोशिश की कि जितने भी सिंप्लीफाइड तरीके से समझा सकूं, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली कोशिश की। उसके साथ अगर ग्राफ भी होता ना, तो लोगों को थोड़ा, देखिए यहाँ पे 50 स्टेट हैं, एक्चुअली 50 मुल्क का इलेक्शन एक दिन में होने जा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि आप जो है वो अगर टेक्सास ले लें, कैलिफोर्निया ले लें, इवन वर्जीनिया ले लें, और बड़े बड़े जितने स्टेट हैं के 6-6, 8-8 घंटा जो है आप उसमें ड्राइव कर सकते हैं। तो लोगों को अंदाजा नहीं है यहाँ पे जो है ये एक्चुअली एक मुल्क का नहीं, बल्कि 50 मुल्कों का जो है इलेक्शन एक दिन में हो रहा है। सुखपाल जी साहब बड़े खामोश बैठे हैं और सुन रहे हैं। ये मुश्किल जो एक है कि जी अमेरिका का इलेक्शन इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉपुलर वोट, और फिर इसके बाद जी वो तो 2 मिलियन वोट ज्यादा मिल गए, तो प्रेसिडेंट ये पिछले साल भी बड़ी जबरदस्त एक चली थी हमारे मुल्कों में बहस। सुखपाल जी आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके नजर में जो है, आपने पहले भी बताया कि टफ मुकाबला है, ये पहला डिबेट भी थी जिसमें म्यूट बटन भी यूज किया गया। दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क में जो है कंट्रोल किया जा रहा है दोनों प्रेसिडेंट को, एक नायब प्रेसिडेंट और एक जो इस वक्त है, कि म्यूट बटन से कि जनाब आप प्लीज बदतमीजी ना करें, इंटरफेयर ना करें। ये दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि
एक्चुअली देखा जाए तो जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उससे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल रिलेशन और इमिग्रेंट, ये दो बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो कि आइंदा आने वाले दिनों में डिस्कस होंगे। क्या कहेंगे आप? आसिम भाई, दो चीज़ें हैं। खैर हमारे डॉक्टर साहब ने, तारिक भट्ट साहब ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है कि ये इलेक्ट्रल वोटिंग का सिस्टम कैसे और क्या है। हमें जैसे आपको देख के लगता है ना, कई बार जब आप इतनी आसानी से हॉकी खेलते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम खेलेंगे तो क्या करेंगे। उसी तरह आपको या आपके जो पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए जर्नलिस्ट हैं ना, उनको लगता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप समझ जाते हैं ना तो तब आप इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट अमेरिकनों ने इसमें बहुत ज्यादा वो चीज नहीं छोड़ी। ऑफ कोर्स ये जैसे शुरू में तारक भट्ट साहब ने पहले कहा था कि ये डिबेट्स और ये डिस्कशंस अभी इतनी जल्दी बंद नहीं होगी, और मैं इनसे एग्री करता हूं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कोरम पूरे किए गए, जल्दी जल्दी सब कुछ किया गया ताकि ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं कि 8 में कहीं, क्योंकि ये केस हो सकता है वहां तक जाए। अल गोर के टाइम पे भी गया था और हो सकता है दोबारा चला जाए। जो बात आपने कही है कि किस तरह म्यूट बटन की या इस तरह की, डेफिनेटली देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है ना, वो उस तरह के पॉलिटिशियंस तो हैं नहीं। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, बेसिकली ही इज ए बिजनेसमैन। और इसीलिए हमें जो अमेरिकन है या हम लोग हैं, हमें थोड़ा लगता है कि ये तो कोई हमारा ही भाई आ गया है पाकिस्तान से या इंडिया से उठ के। यार, इस तरह की पॉलिटिक्स तो हमने कभी यहाँ तो देखी सुनी नहीं थी, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, और उसमें उसी तरह की वो अग्रेसिवनेस, जैसे मैंने कल कुछ लोगों को परसों पूछा वहाँ ओहायो और पेंसिल्वेनिया में कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए आप वोट करेंगे, तो वो कहने बेसिक सी बातें हैं कि देखो जी, वो तो बिलियनेयर था, उसको क्या जरूरत थी, वो तो हमारे लिए आया है ना, वो तो रिटायर होके बैठ जाता। और उस लिहाज से जिस तरह के इशू जिस तरीके से लेने चाहिए थे, जिस तरह पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए थी, वो उनकी है नहीं। और इवेंका ट्रम्प ने उससे पहले अपनी रैली में यही बातें कही थी कि मेरे फादर जो हैं, जब सबसे पहले डिसीजन लेने लगे तो उन्होंने यही बात कही थी कि अगर हेल्थ केयर पे अड़ना है या ट्रेड के मुद्दे पे अड़ना है, चाहे वो चाइना के साथ हो, मोर ओवर मैक्सिको और कनाडा के साथ हो, टैरिफ के बारे में, तो वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। उन्होंने बड़ा क्लियर कट स्टैंड ले लिया एंड शी एक्सप्लेन्ड हरसेल्फ कि उनका जो डिसीजन था, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को कि पता क्यों नहीं हुए अब तक ये फैसले, क्योंकि लोग इतनी हिम्मत नहीं रखते थे। और ये जो हिम्मत है उसके लिए फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये दो चीजें हैं। अब जो फिर मैं आपके सवाल पे आऊं कि जो किस तरह की चीजें हैं, म्यूट बटन की अग्रेसिवनेस बहुत है इन इलेक्शंस में, और दोनों तरफ से लोग जो हैं, चाहे आप पोर्टलैंड की बात कर लें, रिसेंटली फिलाडेल्फिया की बात कर लें, और जो खास करके लोग अपने बोर्ड लगा के शॉप्स को, बिजनेसेस को बंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बाहर ना निकलें इलेक्शन के दिन, ये टेंशन इतनी, मैं भी कम से कम 25 साल में इस देश में हूँ, मैंने भी नहीं देखी है। और जिन लोगों से जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, वो 50-50 सालों वाले लोग बात करते हैं कि हमने नहीं देखा सुना कि इस तरह की टेंशन होगी। तो जो फैसला है ना, वो जीत हार का ही सिर्फ नहीं है जो मैं समझता हूँ, बल्कि अमेरिका की डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल आने वाला है। और जो चीज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चीजें डिस्कस हो रही हैं दुनिया भर के मीडिया में, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कि ये क्या हो रहा है अमेरिका में। सो ये सारी चीजें जो है ना, अमेरिका का अपना जो इमेज था वो तो नहीं टूट रहा, कुछ हद तक उस पर
क्वेश्चन मार्क तो लगे हैं। अब जो डेमोक्रेसी है उसको लोग कैसे बचा पाएंगे? जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे अटॉर्नीज तैयार हैं, ये केस में बात जाएगी। बट कुछ भी हो, चाहे मैंने जब शुरू की थी बात, मैंने कहा था कि लोगों में जो मैंने जाके देखा है, आप मेट्रो एरियाज की बात छोड़ दें, जैसे जैसे आप थोड़ा सा अर्बन, सब अर्बन, रूरल एरिया में जाते जाएंगे, लोगों में एक्साइटमेंट भी है। और ये जो एक्साइटमेंट, जितनी एक्साइटमेंट नजर आ रही है उतनी ही हिलरी के टाइम पे इस तरह का जो लोगों के बारे में, डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में एक्साइटमेंट वो नहीं थी। बट जितनी प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में लोगों की नेगेटिव या गुस्सा या उनके बारे में इस तरह की राय, उसको बाइडेन साहब किस तरह अपनी तरफ करते हैं, ये अब कल तक या आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि होता है या नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। मेरे कुछ दोस्त हैं जो लॉ एनफोर्समेंट में हैं या दूसरी जगह काम करते हैं, उनसे ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि किस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कंट्रोल किस तरह करेंगे, तो उसने मुझसे कहा कि जो हम लोगों को जो नेशनल गार्ड है वो अलर्ट है, पुलिस जो है हर काउंटी बेस पर वो अलर्ट है, और हो सकता है कि जो कुछ ऐसे इलाके हैं जिसपे इनकी इंटेलिजेंस ये बताए कि यहाँ पर हो सकता है, तो वहां पर वो एहतियातन कर्फ्यू भी लगा दें। तो ये भी एक है कि ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, इससे पहले जैसे डाउनटाउन वगैरह में जो है काफी खतरा होता है लड़ाई का, और इसके बाद के आपको पता है कि व्हाइट हाउस के सामने जो है वो शाम में लोगों का जमा होना होता है, और वो सबसे खतरनाक प्लेस इसलिए हो जाती है कि उसमें दोनों लोग जमा होते हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा कि जब हिलरी के लोग रो पीट के वापस जा रहे थे और ट्रंप के लोग उनको वापस आ रहे थे, जुमले कस रहे थे, और वो सर झुकाए क्योंकि कोई लड़ना नहीं चाहता था, और देखते ही देखते वो पूरा जो लाखों का मजमा था वो रिप्लेस हो गया डेमोक्रेट से रिपब्लिकन पे। तो ये भी तारीख का एक पहला वाकया था कि बाकायदा उन्होंने बैनर लगाए थे, तैयारी कर ली थी कि हम सेलिब्रेट करेंगे, सोचें कि सालगिरह जो है वो आसिम सिद्दीकी की हो और तारिक साहब जो है वो कहें हटो भाई ये केक मेरा है। तो आने वाले मेहमानों पे जो है उन्हें बोले आसिम साहब के जितने मेहमान है वो यहाँ से चले जाएं। तो इस दफा भी कुछ इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। मैं चाहूंगा कि एक कमेंट में आप लोगों से भी ले लूं कि जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो ह्यूस्टन टेक्सास में कैसे देखते हैं लोग, क्योंकि मैंने कल खुद देखा कि हमारे कोई 15-20 लोग जो हमारे दोस्त थे वो बातें ये कर रहे थे कि यार मैंने भी साफ कर लिए, कह रहा कि मेरे बेटे ने गोलियां लाके खरीद के रख ली हैं ज्यादा, कि इन केस अगर कुछ हो गया तो फिर हम ऐसा ना हो कि हमें उस वक्त अफसोस हो। तो ये सारी चीजें भी हो रही हैं। तो मैं तारिक खान साहब के पास जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताएं कि जो आप लोगों से बात करते हैं वहां भी पैनिक है या वहां सब नॉर्मल है? यार मैंने इतना सुना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ लोग हैं, मतलब ट्रम्प के बड़े डाई हार्ड सपोर्टर कुछ इलाकों में जो कि रूरल एरिया हैं, जो टेक्सास की नवा है, जो मतलब मज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन कैसे कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। फिर दूसरे यहाँ पे टेक्सास का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी अच्छी है, कांस्टेबल हैं कि शेरिफ्स हैं, ये सब लोग हैं। लेकिन आपकी मैं बात को ऐड करूंगा कि जब व्हाइट हाउस में जब हिलरी का क्या क्या हुआ था कि इन्होंने तो बेचारी ने विनिंग स्पीच तो तैयार की थी, हारने की तो स्पीच भी तैयार नहीं थी उनके पास। अगर आपको याद हो कि वो बेचारे बहुत परेशान थे। बहरहाल मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज होगी। मतलब हो सकता है कि मिलियन, अगर 330 मिलियन 335 मिलियन की आबादी है और अगर 2-4 लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन लाइक दैट। वो पहले सुनने में आ रहा था लोग गोलियां खरीद रहे हैं, बंदूकें खरीद रहे हैं, और क्या कहते हैं ये पेंडेमिक की वजह से लोग पागल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स लोगों को फर्क पड़ा है, लेकिन इट नॉट मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस कि लोग शूटिंग शुरू कर देंगे या रॉबिंग शुरू कर देंगे। लेकिन बहर के वक्त अल्लाह ना करे मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, आपकी माली हालात ख़राब होते हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है।
लेकिन आई डोंट एंटिसिपेट एनीथिंग इन इलेक्शन आउटकम में। वो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत समझदार इंसान है, रिपब्लिकन पार्टी बहुत समझदार लोग हैं, और अगर किसी वजह से वो हार गए तो हम प्रीटी श्योर कि उसको कंसीव करेंगे। हो सकता है मैक्सिमम, जैसे कि भट्ट साहब ने कहा कि तारिक भट्ट साहब ने, कि हो सकता है वी मे एंड अप इन अ कोर्ट, हो सकता है हमें इसे फैसले में 1-2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, वो मुमकिन है। लेकिन अनार्की और मतलब क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाना और कोई सिविल वॉर, आई डोंट थिंक सो। मतलब वी आर वेरी सिविलाइज्ड। डॉक्टर साहब आपकी कमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि आपने जो माजी में भी आके आपने बताया था कि कुछ स्टेट्स में इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं और कुछ स्टेट्स में लोग जो हैं वो इस चीज को कह रहे हैं कि हम वेपन लेके जाएंगे वोट देने के लिए, तो क्या कहेंगे? तो जैसे कि तारिक खान साहब ने कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो हैं, जैसा कि मेडिसिन में हमेशा कहा जाता है कि भाई जितना आप कर सकें, मुमकिनात जितने बचने की किसी भी मर्ज से कर सकें वो बेहतर है। उस तौर पे तो तमाम जो सिक्योरिटी और सेफ्टी सर्विसेज हैं अमेरिका की, वो इस वक्त इन मोशन में है, और तमाम FBI से लेके लोकल पुलिस से लेके नेशनल गार्ड से लेके सब लोग इसमें तैयार हैं। और जो एक बात जिसमें जो इसमें पॉजिटिव आंसर सामने आया वो ये है कि इतने वोटर्स कभी इतना पहले उन्होंने वोट नहीं डाला, और इस वक्त मोस्ट लाइकली ये इलेक्शन जो है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटर्स की शामिल होगी। तो ये एक तो मुस्बत जो उसकी चीजें सामने आती हैं। जहां तक इसमें टेंशन्स और तनाव का ताल्लुक है, इससे पहले इतना तनाव मैंने अपनी जिंदगी में तो अमेरिकन इलेक्शन में नहीं देखा जितनी टेंशन मैंने अब देखी, जिसका कि अभी जैसे जब बाइडेन और हैरिस की बस को उन्होंने थोड़ी देर के लिए हरास किया, गो कि वो छोटा वाकया है, लेकिन कई छोटे वाकयात बड़े वाकयात को जन्म दे सकते हैं। असले की अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली कोई कमी नहीं है। जब इलेक्शन नहीं भी होते तब भी काफी गोलियां चल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा वेगस में हुआ, कई मौके पे ऐसे एपिसोडिक या स्पोरेडिक जो वायलेंस है वो हो सकती है। जैसे तारिक खान साहब ने भी कहा कि आम तौर पे हमें उम्मीद यही है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, और अमेरिकन इलेक्शन जो आज तक एक उसमें अफाम तफहीम और एक गुंजाइश समझी जाती है, वरना एल गोर उस वक्त ना भी कंसीड करते, लेकिन वो आए उसमें खुद भी इनॉग्रेशन में, और विलियम रेनक्विस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया, गो के थोड़ा उन्हें उसमें थोड़ी बहुत यानी कि वो था कि ताखीर की उन्होंने अपना हाथ बढ़ाने में, लेकिन इवेंचुअली जो है मैं यही दुआ करूंगा कि जो तारिक खान साहब ने कहा है वो सब सही साबित हो, और तमाम जो चीजें वो अफाम तफहीम से हों, और हम जो है एक पुरअमन इलेक्शन देखें, और इसमें जो भी जीते या हारे, क्योंकि किसी को पता नहीं है अभी तक, और वो जो है उस नतीजे को जो है खैर उसका खैर मकदम करे और उसके साथ हम आगे बढ़े। क्योंकि अमेरिका में एक बात आपको मालूम है कि जितनी भी आप इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ बातें की गई, क्योंकि ये तासुर दिया जाता था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को, क्योंकि हम तो ये बात कह सकते हैं कि 2001 के बाद इस तरह की बातें की गई, लेकिन आपने देखा कि तमाम जो एक चीज जो जेसी जैक्सन से मैंने सीखी, जो सिविल राइट्स लीडर है, जो मार्टिन लूथर किंग के साथ होते, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में यू हैव अ राइट टू फाइट योर फाइट। तो ये जरूर है कि आप यहाँ पर अपनी जो चीजें हैं उनके लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, जुस्तजू कर सकते हैं, और बहुत उसके तहजीब के दायरे में भी कर सकते हैं। तो लिहाजा उम्मीद है मुझे कि ये सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा हो। थैंक यू जी। तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आसिम भाई सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि आई मीन वी आर अ वेरी सिविलाइज्ड नेशन, आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी अमेरिकन, वी आर अ ग्रेट नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे ख्याल से इस किस्म की कोई भी चीज नहीं होगी। और अगर 335 मिलियन में 2-4 लोगों ने ऐसी बात कही है, आजकल सिविल उसका क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कोई चीज पोस्ट कर सकता है, उसकी क्या हैसियत क्या है? कभी कोई अल्लाह ना करे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से या डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कोई सरकारी तौर पे कोई चीज, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ। तो बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स
I think we will prevail, inshallah, peace will prevail. We are a very good country, we are a great nation, United States of America. हमारा इंशाल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा होगा, जो और उसका फैसला भी जिसके भी उस जो जीते या हारे सब उसके फैसले को के पाबंद होंगे, बिकॉज लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल, एवरीबडी विल अबाइड बाय द लॉ इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच आप लोगों का. कल भी हमारी नशियात जो है 8-9 बजे के करीब जो है हम देखेंगे कि इलेक्शन कहाँ पहुंचा है, और उसके बाद लाइव करने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप लोगों के सवाल जवाब शामिल होंगे, और हमारे तारिक भट्ट साहब और तारिक खान साहब भी हमारे साथी होंगे, और भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ होंगे, इंटरनेशनली भी होंगे, और देखेंगे कि अमेरिका का वो इलेक्शन जिस पे पूरी दुनिया की नज़र है वो उसका इख्तिताम किस तरीके से होता है. सोशल मीडिया ने अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लाइफ चेंज कर दी है, और ये पैंडेमिक का पहला इलेक्शन हो रहा है जिसके नतायज कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात, हालात और अमेरिका की हिस्ट्री को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई बड़ी चीज होगा. और यहाँ पे हर चीज का कानून मौजूद है कि अगर ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा. तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है. और तारिक साहब ने जिस तरीके से आज इलेक्शन के बारे में बताया, अमेरिकन इलेक्शन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई कि किस वक्त जो है वो बराबर रहा और एक इलेक्टोरल वोट से जीत गए, और गोर का बहुत मशहूर हुआ था, वो सारा किस्से आज उन्होंने बताया. वेरी इंटरेस्टिंग तारिक साहब एंड तारिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी इंफॉर्मेटिव शो, और यकीनन अमेरिका के अलावा ये पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाएगा, क्योंकि आप आज का शो जो था वो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव था, क्योंकि आज इसी पे खबर बनानी है जो आज हमने प्रोग्राम किया. थैंक यू. कुछ लास्ट में कुछ तारिक साहब क्लोजिंग रिमार्क्स कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो तारिक खान साहब ने कहा वो बहुत अच्छा कहा. पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के इलेक्शन पे हैं, और एक बात का ख्याल रखें जो हम सबको कहना चाहेंगे, इलेक्शन तो जैसा है ही है, उससे मोहलिक जो है ये पेंडेमिक है, और अपने आप को महफूज रखें उसमें, और कोशिश करें कि जितने भी हिफाजती तरीके से आप वोटिंग में हिस्सा लें, ताकि जो कोरोना वायरस इस वक्त फैला हुआ है उसकी सर्ज आई हुई है. तो इलेक्शन के साथ साथ एक हम पेंडेमिक से भी डील कर रहे हैं, और वो सारी दुनिया उसमें शामिल है. अगर आप उसको देखें तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा जो कल वोट डालने जा रहे हैं, बहुत एहतियात करें, अपने अपने नेबर्स का, पड़ोसियों का, साथियों का, फैमिली का, और तमाम लोग अच्छे रहें और खुश रहें. थैंक यू. तारिक खान साहब, आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स? कुछ नहीं सर, तारिक बट डॉक्टर साहब ने सब कुछ कह दिया, और लुब्बे लबाब यही है कि तिब्बे नबी और सुन्नत नबी पे अमल करें तो आप पेंडेमिक से भी महफूज रहेंगे, और आपके अमाल भी अच्छे रहेंगे, और यू विल कम अप एज अ ग्रेट पाकिस्तानी अमेरिकन इन प्रैक्टिस. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो नाज़रीन, कल तक के लिए जो है हमें इजाजत दें. खुदा हाफिज.